गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और हम अब पढ़ने जा रहे हैं उसके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो वन बाय वन हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? ध्यान से समझें, स्ट्रेस एंड प्रेशर। ये क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। सबसे पहले तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझें। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, स्ट्रेस एंड प्रेशर आर बोथ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ओके, बिल्कुल सही है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ए का मतलब एरिया, एफ का मतलब है फोर्स। देन इन व्हाट रेस्पेक्ट डज स्ट्रेस डिफर फ्रॉम प्रेशर, यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर में फिर क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर जो है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि बाहर से लगने वाला फोर्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाला। एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो भी फोर्स लग रहा है वो बाहर से लग रहा है, समझे। एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, उनके फॉर्मूले सेम है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो ये बाहर का है, यानी कि बाहर से फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेस की, स्ट्रेस में क्या होता है कि ये जो फोर्स होता है वो कहाँ लगता है? इंटरनल साइड में, यानी कि द फोर्स इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। पर यूनिट एरिया नीचे आ जाएगा, पर यूनिट एरिया ऑफ या इन डिफॉर्म बॉडी, पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म बॉडी। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, डिफॉर्म बॉडी, इसका मेन डिफरेंस है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं वाइवा में और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। तो इलास्टिसिटी की टाइप के बारे में पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट टाइप है कंप्रेसिंग गैस, अगर किसी गैस को कंप्रेस करें, कंप्रेस यानी कि हमारा रसोई में जो सिलेंडर होता है, बहुत सारे सिलेंडर गुब्बारे होते हैं, उसमें क्या होता है, गैस को हम गुब्बारे में डालते हैं तो गैस आपस में क्या होती है, एक दूसरे को दबाती है, यानी कि कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस का मतलब है दबाना। तो कंप्रेसिंग गैस की अगर बात करें तो इस केस के अंदर हम जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया था, बल्क मॉडुलस पढ़ाया था मैंने। तो इसका आंसर होगा बल्क मॉडुलस। आप नोट्स में देखें, ये बल्क मॉडुलस का मैंने पढ़ाया था आपको, बल्क मॉडुलस क्या होता है। ऐसे ही अगर हम सेकंड टाइप की बात करें कि कंप्रेसिंग लिक्विड, यानी कि लिक्विड को कंप्रेस किया जाए, तो उस केस में भी क्या होगा? कंप्रेसिंग लिक्विड की अगर बात करें तो इसके अंदर भी क्या यूज़ होगा? टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस होगा, यानी कि लिक्विड हो या गैस हो, जनरली हम कौन सा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं? बल्क मॉडुलस। इसकी डेफिनेशन और इसका पूरा डिटेल मैंने आपको नोट्स में दिया है और वीडियो भी है इसका, तो उसको एक बार फिर देखें अगर आप भूल गए हैं। ओके, तो जब भी गैस की बात करें या लिक्विड की बात करें तब हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। बल्क मॉडुलस क्या होता है? ये टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है। ओके, नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग वायर, किसी वायर को अगर हम खींच रहे हैं, स्ट्रेचिंग वायर के बारे में बात करें, स्ट्रेचिंग वायर के अंदर कौन सा टाइप होगा? वायर के लिए आपको मैंने बताया था, वायर की लेंथ होती है, हमेशा वायर बहुत पतला होता है तो उसकी सिर्फ लेंथ होती है।
तो लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते थे, यंग मॉडुलस, है ना, क्योंकि डेल्टा एल एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल इसका फॉर्मूला है यंग मॉडुलस का, है ना, और उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस केस के अंदर हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी यूज़ करेंगे, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना था। ऐसे अगर बात करें हम टेंजेंशियल पुश ऑन द अपर फेस ऑफ ब्लॉक, मैंने एक ऐसा भी एक डायग्राम बनाया था, मैंने क्यूब वाला डायग्राम बनाया था। अगर टेंजेंशियल भी आपको पता है क्या होता है, टेंजेंशियल यानी कि टच करके जो फोर्स निकलता है या, है ना, तो टेंजेंशियल पुश, इस कंडीशन में देखें हम, टेंजेंशियल पुश ऑन द अपर फेस ऑफ ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, कोई टुकड़ा हो सकता है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, स्क्वायर ब्लॉक है या रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अगर उस पर टच करके जो अगर कोई फोर्स उसको लग रहा है, कोई धक्का लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है इसके ऊपर, तो उसके अंदर किस टाइप की इलास्टिसिटी यूज़ की जाती है, तो उसके लिए आंसर आपको मैंने बताया था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी आपको मैंने पढ़ाया था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर रिजिडिटी निकालनी हो तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यूज़ करते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिजिडिटी मेजर करनी हो तो हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने 4 टाइप देखे, तो इनका ये नाम हमको दिया होगा और उससे हमको पता लगाना होगा कि इसमें किस टाइप की इलास्टिसिटी है। ओके, हाँ देखिए, ये जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये इस चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है, इसके जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डज़ यंग्स मॉडुलस चेंज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, अभी जस्ट आपने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था कि जैसे कोई वायर है, उस वायर को हम, वायर की जो इलास्टिसिटी मेजर की जाती है वो हम यंग मॉडुलस से मेजर करते हैं ना, लेंथ। तो इसी तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर यानी कि गर्म करना, तो जब भी किसी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं या टेम्परेचर देते हैं तो उसके अंदर के जो एटम होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एटम में जो मॉलिक्यूल तो दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इंटर एटॉमिक फोर्स धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यंग मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स भी कम हो जाता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो हम इसका आंसर लिखने में क्या लिख सकते हैं कि यंग मॉडुलस डिक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इसका आंसर आएगा कि हमारा जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस यानी कैपिटल वाई, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, यानी कि कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, राइज ऑफ टेम्परेचर। और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है, मैं आपको याद नहीं होता, फिर मैं लिख देता हूँ, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वही चीज़ है ये। ओके, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या लिखा है, राइट कॉपर, स्टील, ग्लास एंड रबर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, एक ऑर्डर में लिखना है इन सबको। तो अगर हम एक ऑर्डर की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे हाईएस्ट जो इलास्टिसिटी होती है वो किसकी होती है, स्टील की, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी स्टील की होती है। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद होती है कॉपर की। ओके, उसके बाद आती है ग्लास की, ग्लास मतलब कांच, और सबसे कम होती है रबर की। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि सर रबर की इलास्टिसिटी सबसे कम, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से सुने। देखा जाए तो मैं जो बोलूँगा अभी वो किताब में भी शायद इस हिसाब से नहीं दे रखा होगा, लेकिन आप इसको समझें। जब भी हम, जैसे हमने रबर को खींचा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के बाद वापस वो छोड़, जब हम वापस छोड़ेंगे रबर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वापस वो कितना जल्दी वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में चला जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट खींचने के बाद और वापस छोड़ने पर सबसे पहले चला जाए अपनी पहले वाली पोजीशन में, तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा मानी जाती है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा खींच ही नहीं पाए,
अगर हम ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे तो वो जल्दी चला जाएगा अपनी पहले वाली पोजीशन में। तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टील है। स्टील को ज़्यादा खींच ही नहीं सकते, बहुत कम खींच सकते हैं। तो स्टील को अगर हम बहुत कम खींच सकते हैं तो जल्दी भी वापस कौन जाएगा? स्टील। ये कारण है कि स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। सेकंड में कॉपर हाईएस्ट होती है। कॉपर से थोड़ा ग्लास होता है वो थोड़ा लचीला होता है, इसलिए ग्लास थर्ड नंबर पे। और सबसे ज़्यादा खींचने पर हम किसको खींच सकते हैं? रबर को। तो रबर को हम ज़्यादा खींचेंगे तो वापस आने में भी वो लेट आएगा, छोड़ेंगे जब। इसलिए सबसे कम इलास्टिसिटी किसकी होती है? रबर की होती है। आज तक आप ये समझते हुए आ रहे होंगे कि रबर की हाईएस्ट होती है, पर ऐसा नहीं है। ये आपका जो भ्रम था, जो बचपन से ही था, वो अब शायद अब टूट गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, विच इज़ मोर इलास्टिक, वाटर और एयर? वाटर और एयर के अंदर कौन ज़्यादा इलास्टिक है, कैसे समझेंगे इसको? तो मैंने आपको कहा था कि वाटर यानी कि लिक्विड, एयर यानी कि गैस। ओके, तो लिक्विड और गैस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा बल्क मॉडुलस यूज़ करते हैं। तो बल्क मॉडुलस, अब देखिए हम एयर को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, कितना भी दबा सकते हैं एयर को, लेकिन पानी को नहीं दबा सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है, दबाने की जो एबिलिटी है, वो ज़्यादा किस में है? एयर में है, लेकिन वाटर में कम है। तो अगर वाटर में कंप्रेसिबिलिटी कम है, ओके, और फॉर्मूला हमारा क्या है? बल्क मॉडुलस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा जो है वो प्रोपोर्शनल है कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कि जिसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी उसकी बल्क मॉडुलस क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसका मतलब पानी को हम दबा नहीं सकते, यानी कि वाटर की जो कंप्रेसिबिलिटी वो कम है, डाउन एरो किया है मैंने, तो फिर वाटर की बल्क मॉडुलस क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। और जिसकी बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। इसका मतलब जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा है वो कौन है? वाटर है। ओके, बल्क मॉडुलस क्या है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, वाटर या एयर की इलास्टिसिटी मेजर करने का या मापने का पैरामीटर है बल्क मॉडुलस। इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, एक बार और देखें। देखिए एक और क्वेश्चन देखें हम, वाई डज अ वायर गेट हिटेड व्हेन इट इज़ बेंट बैक एंड फोर्थ? यानी कि जो वायर होता है, एक वायर का टुकड़ा आपके पास है, आप उसको ऊपर नीचे मुड़ा रहे हो, कंटिन्यू मुड़ा रहे हो, क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। तो लगातार इस तरह से करने से, बैक एंड फोर्थ उसको बेंड करने से, यानी कि मुड़ाने से वायर गर्म क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है। तो जनरली होता क्या है, हम किसी वायर को स्ट्रेस करते हैं या मुड़ाते हैं तो हम वर्क करते हैं इसके ऊपर, वर्क करते हैं ना, मुड़ा रहे हैं इसको तो वर्क कर रहे हैं। तो वर्क होता है वो वायर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? आपको मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। किसी भी वायर को जब आप मुड़ाते हो या बेंड करते हो, खींचते हो, तो हम जो वर्क करते हैं वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है? वायर के अंदर स्टोर हो जाता है। मगर अब होता क्या है, हम बार बार जब उसको बेंड करते हैं बैक एंड फोर्थ, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो वर्क है, वो टोटल वर्क है, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं हो पाता है। उस वजह से कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट फॉर्म में आ जाती है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी हीट फॉर्म में, हीट मतलब गर्मी, है ना, हीट एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। वो ये जो हीट एनर्जी है वो वायर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। इसलिए वायर क्या होता है? हीटेड हो जाता है इस वजह से। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है, वाई आर इलेक्ट्रिक पोल्स गिवन होलो स्ट्रक्चर, यानी कि खोखला स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा लाइट के जो खंभे होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है या जो खंभा होता है वो खोखला होता है अंदर से, चाहे मेटल का हो, मेटल का जनरली मेटल का होता है वो खोखला होता है। क्यों होता है? उसमें कारण क्या है? तो उसमें जनरली कारण क्या है, तो जो खोखला स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। कैसे? देखो, अगर जो जो इलेक्ट्रिक पोल हैं गोल होते हैं जनरली, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोल, तो अगर इसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा तो जब भी यहाँ से नेचुरली जैसे कोई तूफान आया या किसी से टक्कर हो गई, तो जब ये फोर्स लगता है या स्ट्रेस लगता है, तो इसमें अगर पूरा मटेरियल भरा हुआ होगा तो वो फोर्स और स्ट्रेस इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा एक साइड से दूसरी साइड में, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर जो पोल है वो खाली हुआ, यानी कि होलो हुआ, जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, ये खाली, इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है, ठीक है,
तो ये जो फोर्स लगने वाला है, धक्का लगने वाला है, या कोई गाड़ी वाला एक्सीडेंट करने वाला है, टकराने वाला है, या कोई तूफान आने वाला है, तो यहाँ से लगने वाला ये फोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो जल्दी फोर्स या स्ट्रेस ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक पोल है वो टूट नहीं पाएगा, ब्रेक नहीं होगा। उसका मतलब अगर ब्रेक नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग है। कोई चीज़ अगर ब्रेक हो जाए तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कोई चीज़ अगर ब्रेक नहीं हो तो स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से इसको होलो रखने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।